नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पहले चरण की बंगाल की वोटिंग ने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ही ये तय हो पाएगा कि बंगाल ने किस कदर इतिहास बना दिया है। लेकिन ये पहले चरण की वोटिंग दूसरे चरण को कैसे प्रभावित करेगी? जिस तरीके से झालमुड़ी वाला प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो, उन्हें अपशब्द कहा जाना खरगे की तरफ से, राहुल गांधी का वीडियो आ जाना कि टीएमसी ने अच्छा काम नहीं किया, ममता ने अच्छा काम नहीं किया, ये सारी बातें दूसरे चरण की वोटिंग को कैसे प्रभावित करेंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चूंकि दूसरे चरण की वोटिंग में बीजेपी की सीटों के लिहाज से नंबर बहुत कम है, इसलिए उसके पास अवसर बहुत ज़्यादा है और टीएमसी का पलड़ा इन सीटों पर भारी रहता है जिसमें दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। फिर भी जिस तरीके से पहला चरण बम्पर वोटिंग के साथ वोटर्स को बाहर लेकर आया है, कैसा होगा दूसरा चरण, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार अवधेश कुमार जी, पूर्णिमा त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत दिनों बाद इन्होंने मौका दिया है, समय दिया है खबरों खिलाड़ी को। राकेश शुक्ल जी हैं, बिलाल सब्जवारी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ। अवधेश सर, इतने सारे बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी कैमरा लेकर जा रहे हैं। अरे तो राहुल गांधी भी तो जब वो जूते वाले क्या मोची के यहाँ जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं कैमरा, तो प्रधानमंत्री काहे नहीं लेके जाएंगे? वो स्टंट है, वो पब्लिसिटी स्टंट है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें कहते चले गए। इतनी बार प्रधानमंत्री को बोला गया है, वो हमेशा बैकफायर हुआ है। क्या दूसरे चरण में ये सारी बातें जो है वोटर्स के दिमाग में आएंगी? देखिए, कोई भी जो प्रतीक होते हैं ना, वो कुल माहौल में वो वजन डालते हैं। इस बार जो है चुनाव के समय आप ये देखेंगे कि इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ बहुत सारी बातें, जैसे जयदीप जी ने कहा है कि आरंभ में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के पहले ही जो देश में अपनी पराजय के बूथ वाइज जो आकलन किया था, उसमें बंगाल के सारे बूथों का आकलन हुआ था कि हम कहाँ कहाँ कितने वोट से हारे थे, उसमें क्या कारण था, वहाँ की क्या परिस्थिति थी, उसको कैसे बदला जाए। तो एक व्यापक आकलन था, उसमें मुद्दे भी उभर करके आए थे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर 29 से 30% मुस्लिम वोट है, जो 85 सीटों पर मोटा मोटी प्रभाव डालते हैं, तो करीब 60-65 से ममता बनर्जी की शुरुआत हो जाती है। कोई भी, क्योंकि इस समय वामपंथियों को वोट नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं है, मुसलमानों का। ये मालदा में थोड़ा सा इस बार हुआ है, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर में थोड़ा सा कांग्रेस को वोट मिल सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं होती है। तो वो वन साइडेड वोटिंग के कारण भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए करीब 23, 24, 25, 30 सीटों में से ही 150 के आसपास सीट लाने की स्थिति रहती है, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी जब आप देखेंगे, जो आप प्रतीकों की बात कर रही है, पहले राहुल गांधी पर, चूंकि हर्षवर्धन, राहुल गांधी ने 3 जगह सभाएं की, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था कि हम तो चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन देश में ये ट्रेंड जो है कायम रहे कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के प्रति है। अब वो मुस्लिम वोट काटेंगे तो किसका काटेंगे? और ये पहला चुनाव है, प्रतीकों का तो बाद में आएगा, ये पहला चुनाव है बंगाल का कि 60 वर्षों बाद एक भी हत्या नहीं हुई है, 50 वर्षों में एक बूथ पर दोबारा मतदान नहीं कराना पड़ा है, और 60 वर्षों में न्यूनतम हिंसा वाला चुनाव रहा है। ये 3 ऐसी बड़ी चीजें हैं जिस पर इस बार का परिणाम निर्भर करेगा। दूसरा चरण प्रभावित होगा, दूसरा चरण प्रभावित होगा। और दूसरे चरण में भी, और भी दूसरे चरण में, जब पहले चरण में नहीं हुई है, तो लोग आत्मविश्वास के साथ निकलने वाले हैं और दोनों पक्षों के लोग निकलेंगे। और लेकिन जो आप देखेंगे कि दक्षिण दिनाजपुर के एक बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उनके साथ जिस ढंग से मार पिटाई हुई है, आप देखिए कि वो दौड़ के भाग रहे थे, आगे से एक लुंगी घेर के मारता है, बता रहा था कि वहां का चुनाव कैसे होता है, वही एक प्रोविजन था। अब आते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी इस बार जहां भी गए हैं, उन्होंने कुछ चीजों का ध्यान रखा। एक बात की तो चर्चा हो गई कि इस बार हम उस रूप में पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। इशू उठाना है, लोगों के अंदर के भावनाओं को समझना है, और जो सिंबल से प्रतीक है उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। उसमें कैसे होता है। अब वो जहां भी जाते हैं, अब वो हुगली नदी में भी घूम रहे थे, अब वो झालमुड़ी के लिए गए। अबे ठीक है, लोग कह रहे हैं कि प्रतीकों का वो तो पहले से तैयारी रही होगी, वहां एसपी जी गया होगा, लेकिन वो भी प्लानिंग करके जाना कि झालमुड़ी, आप जैसे ही क्यूल से आगे बढ़ते हैं बिहार में, मतलब कि उसके बाद झालमुड़ी एक प्रसिद्ध जो है नाश्ता वहां का शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिहार से जैसे ही बढ़ेंगे झालमुड़ी 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 चलने लगता है, इतना लोकप्रिय है। अब सोच लेना कि इतना लोकप्रिय है कि चलते चलते लोग झालमुड़ी 10 रुपया का दो, 10 रुपया आपने बढ़ा दिया।
और वो अद्भुत हो गया चारों तरफ, उस पर रिएक्ट करना पड़ा। सबसे बड़ी बात कि अगर उसका असर नहीं होता तो उसको रिएक्ट करना पड़ा बंगाल को। उसके बाद जो वो नदी में गए हैं, सुबह सुबह घूमने गए हैं, वो सब तो क्या होता है कि इससे आप चुनाव के समय पूरा फोकस आपकी ओर आ जाता है। गांव गांव में उसको लोग देखने लगते हैं कौतूहल से, फिर आपस में चर्चा करने लगते हैं, तो बने हुए माहौल को वो ऐड करता है उसमें। तो इस बार जो एक जो सभ्यता का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कैसी सभ्यता है ये, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विरोधियों को निष्ठुरता से कुचलता, इनका एमएलए आदिवासी महिलाओं के शारीरिक शोषण के साथ उसके जमीनों को जबरन लिखाना, जब उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है तो सत्ता के लोग, जो केंद्रीय एजेंसियां हमले करते हैं, महिलाएं उनके खड़ी होती है। महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रात में निकलो मत, भ्रष्टाचार चरम पर जो है, ये सारे हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ है। और बांग्लादेश की घटना ने और मुर्शिदाबाद के पिछले बार के दंगे में जब हिंदू परिवारों के महिलाओं के वस्त्र तक जो है अंदर डाल दिए गए कि महिलाओं के पास वस्त्र न बचे, और उनके जो तालाब में जहर डाल दिया गया, उसके बाद से जो है वातावरण बना। और ममता बनर्जी जो कोलकाता में बैठ करके मौलवियों के साथ मीटिंग कर रही थी कि आप लोग बताओ ये आरएसएस और बीजेपी ने करवाया है, और जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसने एक रिएक्शन वहां पैदा किया कि अगर ये सरकार रह गई तो हमारे भी दिन ऐसे आ सकते हैं। तो उन सबको उन्होंने भुनाया है, उसमें सारे प्रतीक आ रहे हैं, इशूज आ रहे हैं। और इस बार देखिए कि जो गृह मंत्री जी का भाषण है जगह जगह इतना आक्रामक है कि गुंडे, तो इस ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को भी उस भाषा में थोड़ा जवाब दो नीचे स्तर तक। तीन, और लास्ट कर रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में आत्मविश्वास हो कि वोट डालने के लिए निकलेंगे। जहां विरोध होता है वहां प्रतिकार करो, नहीं प्रतिकार कर सकते हो तो सुरक्षा बलों को सूचना दो, लेकिन वोट जरूर डालो, वापस नहीं जाओ। ये मूल नीति इस समय बीजेपी की रही। और ये सारी चीजें सेकंड फेज भी प्रभावित करेंगी। सर, सेकंड फेज में जैसे कि हमने फर्स्ट फेज में देखा कि वो ध्रुवीकरण वाला मुद्दा खूब वो हुआ, हिंदू निकलकर वोट दे रहे हैं तो मुस्लिम संख्या में वोट दे रहे हैं। दूसरा चरण जो है वो टीएमसी के बाहुल्य, टीएमसी के क्षेत्र वाला, प्रभाव वाला, बहुत सारी सीटें उसमें दिखाई पड़ती हैं। कैसे दूसरा चरण जो है पहले चरण को से प्रभावित होगा? देखिए, फिर मैं नंबर से शुरू करूंगा। पहला चरण 152 का था, ये 142 का। और मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, कुल 16-17 सीटें भाजपा जीती थी 2021 में, यही नंबर था आसपास का। यानी बीजेपी के लिए दूसरे चरण में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और जो लोग इसको यूं देख रहे हैं कि भाई वहां पर तो भाजपा साफ हो गई, तो इसको जरा इस तरह से देखना चाहिए, जिसको ग्रेटर कोलकाता एरिया कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसी जनसंख्या के लिहाज से स्थिति है कि भाजपा जीत नहीं सकती। ये ठीक उसी तरह की कल्पना है कि जैसे कि बिहार में आखिर कितना, कहाँ से लाएंगे वोट, कौन सा वोट है उनके पास, या महाराष्ट्र में कौन सा वोट लाएंगे। तो उसी तरह की ये गुंजाइश वाली बात है। कितनी गुंजाइश? तो गुंजाइश उनके पास इस चरण में बहुत ज्यादा है। जो अमित शाह ने कहा, अगर उसको हम पूरी तरह से न माने, क्योंकि नेता तो अपने लिए ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दावे करता है, 50% की वो बात कर रहे हैं। 50% मतलब हुआ 142 का 70-71 सीटें। अगर वो इससे भी कम सीटें पाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 90 से 100 के बीच का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में छू सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में लगभग 50 सीटें चाहिए, अगर हम क्लियर मेजॉरिटी की बात करें, मैजिक नंबर की बात करें। और उसके पास संभावनाएं कितनी है? बहुत ज्यादा है। यहां जो पहले चरण में था, मुस्लिम बहुल सीटों का चुनाव खत्म हो गया, जहां उसका सबसे ज्यादा संकट था कि मुर्शिदाबाद, मालदा में तो वो जो पा जाए बड़ी बात है। तो यहां पर उसके लिए संभावनाएं बहुत है। अब भारतीय जनता पार्टी, अब जैसे फिरहाद हकीम जो लड़ रहे हैं कोलकाता की पोर्ट सीट से, अब वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले वो आदमी जमानत पे आया है और उसको टिकट दे दिया। अपराधी है, बाहुबली है वो, मतलब फिरहाद हकीम जैसे हैं वैसे ही वो भी है। तो जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह का रोग हो वैसा ही दवा भी देनी पड़ती है। तो राकेश सिंह जैसी दवा निकाली गई है। अब इसको वैसे देखेंगे तो अच्छा नहीं, फिर मैं कहता हूं राजनीति में नैतिक क्या होता है, चुनाव जीतना होता है। जहां इतनी हिंसा, हत्या हो रही, वहां ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मैपिंग की है। सेकंड जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण की 142 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों पर टारगेटेड अटैक कर रही है। यानी उनको लगता है कि विनिंग सीट्स हो सकती हैं। जो 17-18 था उसको 58 सीट की तरफ ले जा रही। और मेरा ये मानना है कि एक जब मोमेंटम क्रिएट होता है, चाहे जो आप समझते हो, कोई कहेगा हम यहाँ जो 6-7 लोग बैठे हुए हैं, हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, या, लेकिन एक हर कोई कह रहा है मोमेंटम ग्रोथ किसके साथ है? तो बीजेपी के साथ है।
ये हर कोई कहेगा, जो मतलब जो कह रहा है कि नहीं ममता तो हार ही नहीं सकती हैं, और हम उसके लिए कहते हैं थोड़ा किसी के उस तरह से नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि किसी के संदर्भ में कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए, मतलब किसी के लिए नहीं, ये लोकल बातें हैं, किसी के संदर्भ में नहीं, उसका इतना होता है। ऐसे ही ममता जी जब तक हार नहीं जाएंगी तब तक कोई भी ये नहीं कह सकता, हर कोई डरा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण का जो मोमेंटम गेन है वो दूसरे चरण में उसका लाभ मिले। पूर्णिमा मैम, क्या ये जो दोनों पक्ष महिला वोटर्स की बात कर रहा था, फर्स्ट फेज में हमने देखा खूब महिलाएं निकली, दूसरा फेज भी क्या महिलाओं को उतना प्रोत्साहित करेगा कि हाँ भाई कोई हिंसा नहीं हुई, कोई इस तरीके की चीजें नहीं हुई, तो दूसरे फेज में आइए, फिर वो महिला वोटर जो है दूसरे फेज में मतलब प्रभावी होंगी? देखिए, फर्स्ट फेज जितना अच्छे से निपट गया है, शांतिपूर्ण हम कहेंगे उसको, जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं वो बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कुछ नहीं है। जिस तरह की बंगाल के चुनाव में हिंसा का जो बैकग्राउंड रहा है, वो हम खून खराबा, बम फूटना, गोली चलना तक हमने देखा हुआ है, तो वो अगर नहीं हुआ है और इतनी वोटिंग हुई है तो दूसरे फेज में डेफिनेटली लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकलेंगे, बिना किसी डर के निकलेंगे और खुल के निकलेंगे अपना वोट डालने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि दूसरे चरण की वोटिंग पे फर्स्ट फेज का ये प्रभाव होगा कि जो एक कहीं डर में लोग रहते थे कि कहीं हिंसा हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, वो छोड़ के लोग घर से निकलेंगे। बेशक उनको थोड़ी दूर चल के जाना पड़े या थोड़ी तकलीफ से बूथ तक पहुंचना पड़े, वो निकलेंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि एक SIR का जो अवेयरनेस वाला फैक्टर रहा है उसकी वजह से वोटर इस बार बहुत जागरूक है, वो नहीं चाहता है अपना वोट वेस्ट करना, तो वो तो होगा। जो दूसरे चरण की जो चुनाव की जो सीटें हैं, आपने जैसे सभी ने कहा कि TMC का पलड़ा वहाँ पे पिछले बार में भारी रहा है और उसमें बीजेपी के पास 18 सीटें थी मात्र, बाकी सारी सीटें ममता जी के पास थी। तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो उन्होंने एक डायनामिक्स चेंज किया था बंगाल में जाके। जब तक कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का राज था, बंगाल की पॉलिटिक्स एक भद्र लोक की पॉलिटिक्स के चारों तरफ, कॉन्सेप्ट के चारों तरफ घूमती थी, जिसमें कि ममता ने इस तरह से घुसपैठ करी कि वो बिल्कुल ढह गया, वो भद्र लोक का किला बिल्कुल ढह गया। और 15 साल हो गए, 3 टर्म ममता रह चुकी हैं, उसमें उन्होंने सेंध नहीं लगाने दी किसी को। तो जो एक आप वो क्रिस्प कॉटन धोती कुर्ता वाला, आप या तो प्रणब मुखर्जी को याद करिए या उसके पहले सिद्धार्थ शंकर रे को याद करिए या प्रियरंजन दास मुंशी का याद करिए, तो वो बिल्कुल क्रिस्प वाइट कॉटन धोती कुर्ता, कहीं पे कोई शिकन नहीं चेहरे पे और AC में निकल के चेहरे पे कोई पसीना नहीं, वो जो एक इमेज होती थी एक पॉलिटिशियन की, नेता की, उसको उन्होंने बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया। उनकी क्रम्पल्ड कॉटन साड़ी, उनके पैरों में हवाई चप्पल, वो धूल में चली जा रही हैं, नंगे पैर चली जा रही हैं लिटरली, या भिड़ रही हैं या भाषण दे रही हैं बिना इसकी परवाह किए कि उनकी छवि कैसी बन रही है। तो ये जो था, जो नीचे का तबका था, जो भद्रलोक के बाहर का तबका था, उसने ममता को अपना समझ के उनको बिल्कुल अपना लिया था। अब वो तबका जब तक ममता को बिल्कुल छोड़ नहीं देगा तब तक ममता के लिए कोई चिंता की बात पाना मुश्किल, हाँ, वो तब तक ममता के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरे वोट की अच्छा, इतने दिनों से जो भद्रलोक वाला तबका था, जो वहाँ पे बहुत आउटसाइडर्स हैं, बड़े बड़े व्यापारी जो मारवाड़ी हैं, राजस्थान से गए हुए बसे लोग हैं, यूपी बिहार के लोग वहाँ बसे हुए हैं, वो जरूर अपने आप को इस बीच में लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। तो अगर वो चाहते हैं कि इस बार ममता वापस जहाँ थी वहीं चली जाएं और उनका भद्रलोक का लीडरशिप फिर से वापस आ जाए, तो वो जो टकराव होगा वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उसमें कौन जीतता है ये देखने की बात होगी। राकेश सर, दूसरे चरण की सीटें TMC बनाम बीजेपी कैसे देख रहे हैं? अभी बड़ा अच्छा जिक्र किया हर्षवर्धन जी ने, और मेरा भी मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे तभी पहुंच सकती है जब वो बंगाल की पार्टी बनेगी। और इस बार जिस तरह के कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं उसमें स्पष्ट हो गया है कि बंगाल की पार्टी बनने के लिए उन्होंने कदम रख दिया है। ADR की रिपोर्ट है, ADR की रिपोर्ट के हिसाब से जो 293 कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 208 कैंडिडेट पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने TMC को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो टोटल कैंडिडेट हैं उसमें 112 ही हैं जिन पे आपराधिक मामले कायम, इधर 208, इधर 208, यानी 71% के आसपास पड़ रहा है सारी उम्मीदवारों में। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना कि राजनीति में साम दाम दंड भेद, तो इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सभी तरह के तंत्र अपनाए हैं, और उसी तंत्र का एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है विश्वास का।
तो मुझे लगता है पहली बार जो पिछले अपन 3% से 10% और 10% से 38% की जो यात्रा शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो 38% पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब हमें सिर्फ 10% की बढ़ोतरी चाहिए तो हम सत्ता हासिल कर लेंगे। तो 10% की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने दोनों चीज़ों को अपनाया। एक जो वहाँ मांग है कि कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, और दूसरा जनता के बीच में वो एक विश्वास अर्जित करना कि नहीं, चुनाव के बाद भी, मैं अमर उजाला के मंच पे आंकड़ा रख चुका हूँ चुनावी हिंसा का, होती थी तो चुनाव के बाद की सुरक्षा का जो एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है, मुझे लगता है उसको हल करने के लिए भी उन्होंने एक भरोसेमंद कदम उठाया है, और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और जो दूसरे दौर की सीटें हैं उनमें 18 सीटें पहले से रही है, उसकी संख्या बढ़ सकती है। बिलाल सर, टीएमसी के प्रभाव वाली ये सीटें हैं, दूसरा चरण कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के कितने चांसेस सीटों के, कितने मजबूती से आ सकती है? देखिए प्रतीक्षा मैम, जैसे मैं पहले राउंड में भी बोला कि बंगाल का चुनाव पूरी तरह शार्पली डिवाइड है। ये भारी बनाम भीतरी के रूप में डिवाइड है, ये शहरी बनाम ग्रामीण के क्षेत्र में डिवाइड है, ये SIR बनाम इलेक्शन कमीशन के रूप में डिवाइड है, ये बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व के नैरेटिव में डिवाइड है। तो ये बात ठीक है कि महिला फैक्टर, ममता बनर्जी की अपना एक अपील है, उनकी सादगी लोगों को आकर्षित करती है, उनकी फाइटिंग स्पिरिट लोगों को आकर्षित करती है, उनका ये इम्प्रेशन देना पूरे चुनाव के अंदर कि मैं किसी तरह भी भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेतृत्व से किसी तरह भी उनके सामने सरेंडर करने को नहीं तैयार, ये उनके कार्डर को, उनके वोटर को बूस्ट देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं फील कर रहा हूँ कि शार्पली डिवाइड होने की वजह से टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी में, इसमें रीजनल फोर्सेस जैसे हुमायूं कबीर का जो रोल था वो किसी हद तक बिल्कुल माइनस हो जाता है, जिसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा की जा रही थी एक पार्टी के द्वारा। वही जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ का जो स्ट्रेटेजिकल मूव है, वो अंतिम समय में ये ना देख लें कि भाई हमारी जीत तो कहीं संभव नहीं है, वो ऐसा ना हो कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपना वोट इधर ट्रांसफर करा दें। ये एक ड्रॉबैक हो सकता है स्ट्रेटेजिकल, जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चरण में हो सकता है भुगतना पड़ जाए। कुल मिलाकर ये पूरा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे नैरेटिव काम कर रहे हैं, दोनों पार्टियों ने अपने कार्डर को गैल्वेनाइज कर दिया है। लेकिन धरातल पर जो सेंटीमेंट है वो ये बता रहा है कि पूरी की पूरी तरह चुनाव इमोशनल लाइंस पर चला गया है, भावनात्मक लाइन पर चला गया, भारी बनाम भीतरी पर चला गया। जो कांग्रेस और टीएम, जो मैंने आपको बताया वाम दलों का फैक्टर, ये एक अंडर प्लेस में करेगा, ये किस तरह से रूप में सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। जैसे जैसे चुनाव बहुत क्लोज होते जा रहा है प्रथम चरण का, लेकिन द्वितीय चरण के अंदर जो ज़्यादातर प्रभाव ममता बनर्जी का माना जाता है इन क्षेत्र में, अगर इस सेकंड चरण में ममता बनर्जी इस पर पूरा कंट्रोल रखती हैं तो हो सकता है वो पहले चरण में जो थोड़ा बहुत लूज कर रही है उसको कंपनसेट कर सके। राहुल गांधी ने पहले चरण की वोटिंग के दिन कार में बैठकर एक वीडियो बनाया और कहा कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है, उस वीडियो की आवश्यकता थी, उतना भी नहीं करते तो चल जाता। देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस समय जो राहुल गांधी जी और उनकी बहन जी की जो पोजीशन है वो ये है, उनकी हालत ये है कि वो लोग सभी चुनाव जो लड़ते हैं और जो चुनाव में जाते हैं वो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए जा रहे हैं। इससे वो जीत हार के, जीतने के मोह से और हारने के डर से वो लोग ऊपर उठ चुके हैं। वो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करके आते हैं कि वो भाजपा की जीत को इंश्योर करके आते हैं। अब मुझे, मेरा अपना व्यक्तिगत जो राय है कि आज हम इस पार्टी को पुरानी कांग्रेस पार्टी कहते भी क्यों हैं? आज ये पार्टी भाई बहन की पार्टी बन चुकी है, इसके अलावा मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। अभी ये भाई बहन की पार्टी तब तक रहेगी जब तक भांजे भांजी और जीजाजी राजनीति में नहीं आ जाते, तब सोचेंगे क्या नाम दिया जाए उसका। तो अभी की हालत ये है, ये जो भाई बहन की पार्टी है ये हर चुनाव में जाती है, रस्म अदायगी के लिए कुछ 2-3 रैलियां करती है, कुछ सोशल मीडिया के लिए जो है वो कुछ रील्स बनाती हैं, कुछ वहाँ पे कुछ अपने तमाशे करते हैं और वापस आ जाते हैं। रही सही कसर खड़गे साहब भी पूरी करते हैं। रही सही खड़गे साहब ने इस पूरी चुनाव में, अगर भाजपा जीतती है तो भाजपा के नेताओं को चाहिए कि उनको जाके गुलदस्ता भेंट करके धन्यवाद दे के आए। अच्छा, इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है
कांग्रेस को जो चीज़ दिख रही है, जो राहुल गांधी जी के एडवाइजर्स ने उनको समझाई होगी कि मुसलमान वोट बैंक जो आपके हाथ से गया है, निश्चित रूप से मुसलमान वोट बैंक जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट से, यूपी में सपा ले गई, बिहार में लालू जी ले गए, वेस्ट बंगाल में टीएमसी ले गई, तो इसको किसी तरह से वापस लेके आओ, तभी तुम राष्ट्रीय राजनीति में रेलिवेंट होगे। तो इनका जो पूरा हर चुनाव में इनको जीत के प्यार नहीं है और हार का कोई गम नहीं है, सिर्फ इनको एक ही चीज का वो है जो इनका पूरा उद्देश्य होता है अच्छा कि है सर, धरती पे रहते मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। बिल्कुल ये लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और इनका सिर्फ एक एम है कि लालच, सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की अगर लालच छोड़ दे तो वाकई इनको मोक्ष मिल चुका है। इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और कोई लालच नहीं है। तो अभी जो है, जो इस चुनाव में भी इन्होंने दिखाया कि बस किसी तरह से मुसलमान वोट बैंक इनका वापस आ जाए। सर, पहले चरण का कितना प्रभाव दूसरे चरण पे दिखेगा? 18 सीटें पिछली बार बीजेपी के हिस्से थी, जैसा कि हर्षवर्धन सर भी कह रहे थे कि संभावनाएं बीजेपी के लिए वहां अपार है। जो अध्ययन खुद भाजपा ने किया ना, उसमें समझ में आया कि बंगाल में हर सीट का और हर बूथ का ही नेचर अलग है और हर बूथ पे हारने के कारण अलग अलग हैं। तो इसलिए हम पहले चरण के दूसरे चरण से सीधे तुलना नहीं कर, और जो सीटों का अंतर है वो भी बताता है। इधर 59 सीटें, वहाँ केवल 18 सीटें हैं भाजपा के पास। तो वोटों का जो ध्रुवीकरण है, ममता के जो मजबूत गढ़ हैं, वो सब अब दूसरे चरण वाले में ही है। ये बात बिल्कुल सही है हर्षवर्धन जी की कि वो अब चूंकि अभी कम सीटें तो संभावना वही ज़्यादा है। वहाँ 152 में से 59 थी, तो आप कितना भी मेहनत करो गैप उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर 142 में से 18 ही है, लेकिन कठिनाई भी उतनी ज़्यादा है। अब तो कुल मिला के जो रणनीति बनाई कि इस बार ममता बनाम मोदी नहीं होने देना है, बूथवार वर्किंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, कोई बड़ा हो हल्ला या स्टंट नहीं होना है। उस स्टंट में नीचे के मुद्दे खो जाते हैं, हिंसा रोकी गई है, सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया है, वोटर निकल के जा सके और 3 महीने तक आगे सुरक्षा बल बने रहेंगे, ये उनको आश्वासन दिया गया है। नहीं तो चुनाव खत्म होते ही, नतीजे आते ही जो हिंसा मारपीट शुरू हो जाती है, बदले की राजनीति शुरू हो जाती है। इन सब बहुत सारे कारणों का मिला जुला प्रभाव परिणामों पर रहेगा। लेकिन वो यक्ष प्रश्न यही है कि खूब सारी सीटें भाजपा की बढ़ जाएगी या वो सचमुच ममता बनर्जी की सरकार को बेदखल करने में कामयाब होगी, और उसका जवाब तो केवल 4 तारीख को मिल सकता है। हो सकता है इतनी सारी कवायद के बाद भी सीटें बढ़ जाए और भाजपा के लिए वो भी अपने आप में बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन वो असली सवाल नहीं है। अगर आपने इतनी एक साइलेंट रणनीति बनाई है, एक बड़ा मंत्री और उसके साथ 7 लोगों की टीम लगी है, संघ के लोगों की टोलियां जगह जगह घूमी हैं, हर बूथ का बहुत बारीक विश्लेषण हुआ, और वहीं ममता बनर्जी ने इसको हल्के में नहीं लिया है। ममता बनर्जी की खासियत ही यही है, वो भाजपा के पिछले दोनों विधानसभा चुनावों की आक्रामक, आप केवल नंदीग्राम की सीट ही देख लीजिए, कितना बहुत कम वोटों से जीत हुई थी ममता बनर्जी की, और लोकसभा में तो उस सीट पर भाजपा की अंतर ज्यादा है, भाजपा उसी सीट पर ज्यादा वोट ले आई है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से वो नंदीग्राम की सीट जीत चुकी है भाजपा। लोकसभा में आपने वो बढ़त हासिल की, लेकिन विधानसभा में गंवा दी। मूल मुद्दा यह कि ये सारे अंतरों को पाटते हुए क्या बूथवार रणनीति उनकी सफल होगी, और 18 सीटों से वो दूसरे चरण में कितने पे जाएंगे, चूंकि आपका फोकस दूसरे चरण पे। मेरा ये मानना है कि चूंकि कांग्रेस की हमने बात की, कांग्रेस ने खुद ही को इरेलेवेंट भी बना लिया, और बाद में ये जो बयान खराब सा आ गया, मैं तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा। हम तो शुरू में बचे भी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको लेकर राजनीति से हमको परे रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल के हों, अगर उनको लेकर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो हम उस शब्द का प्रयोग करने से भी बचें। लेकिन वो किस उसमें कह गए, वो उन्होंने उन्हीं का सेल्फ गोल कर लिया, और बड़ा नुकसान उससे उनको होगा, मुझे लगता होना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी करें, कुछ पदों की गरिमा आपको बनाए रखनी चाहिए, और इस तरह की टिप्पणियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब चूंकि ममता बनर्जी ने भी हल्के में नहीं लिया है अपने कैडर को जाके, तो जो मैं बात कह रहा था कि ममता बनर्जी इतने विरोध के बावजूद भी टिकी हुई हैं, तो सिर्फ इसलिए टिकी हुई हैं कि उन्होंने अपने कैडर को नहीं खत्म होने दिया, कैडर बना के रखा। और लेफ्टिस्ट का जो कैडर था पुराना, उस कैडर को वो सफलतापूर्वक अपने यहाँ ले पाई, उस कैडर को कांग्रेस नहीं ला पाई। वाम का मोर्चा जो ढहा, और उसके बाद नीचे जो मजबूत संगठन बना था, उस संगठन को वो टीएमसी में लाकर उसको एक्टिवेट रखने में और उस कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़े रखने में वो सक्सेसफुल रही हैं। एसआईआर में जो उन्होंने हल्के में नहीं लिया और उन्होंने कोशिश की कि मेरा वोटर न कट जाए, इन सब की वजह से चुनाव दिलचस्प है, टक्कर मजबूत है। लेकिन भाजपा के लिए पिछले दोनों बार से संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। 4 तारीख को देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल दूसरे चरण की वोटिंग का इंतजार है। बंगाल इतिहास बनाता है या नहीं, ये देखना होगा। रुझान और परिणाम 4 मई को सुबह 7 बजे से लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे खबरों और वीडियो के जरिए। बने रहिए अमर उजाला.com के साथ। खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।